At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज की रात पूरी दुनिया सो रही है पर भारत जग रहा है। इस रात के लिए कितने वर्षों से हमारे देश के लोग इंतजार कर रहे थे, एक एक भारतवासी इंतजार कर रहा था। इस रात के लिए अगणित लोग देश में शहीद हुए, अगणित लोग देश में जेल गए और अगणित लोगों ने ब्रिटिश शासन के जो जुल्म और अत्याचार हैं वो सहे। जी, मैं बात कर रहा हूं 14-15 अगस्त 1947 की उस मध्य रात्रि की जब भारत को आजादी मिलती है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्णिम दिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाता है और आजादी की जो हुंकार है भारत ने भर दी थी। और मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू की उस फेमस स्पीच की, जिस स्पीच में ये शब्द वो रखते हैं और वो कहते हैं कि अब से जो जिम्मेदारी है भारत को आगे ले जाने की, वो देश की सिर्फ और सिर्फ सरकारों की नहीं है, भारतवासियों की, एक एक भारतवासी की जिम्मेदारी है कि वो क्या है, देश को आगे लेकर के जाए। जी, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आज के इस लेक्चर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग आज कवर करेंगे। यह किताब शानदार किताब है। 1947 से लेकर करके आगे तक भारत की राजनीति में क्या हुआ है, किस प्रकार से उतार चढ़ाव भारत की राजनीति में आए, किन किन समस्याओं का भारत के नेताओं ने सामना करा है और उन समस्याओं से किस प्रकार से वो उभर कर करके देश को एक बेहतरीन स्थिति में ला करके खड़ा करा है, ये सभी हम इस किताब में जानेंगे। पर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नए राष्ट्र की चुनौतियां, हम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, रजवाड़ों का विलय और राज्यों का पूर्ण गठन हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस लेक्चर में हम परिचय पढ़ेंगे, आम सहमति और 3 चुनौतियां। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब दिमाग में यह सवाल आता है कि जो देश हजारों सालों से बना हुआ है, जिस देश में सबसे पहले सभ्यता पाई जाती है, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है, वो देश का फिर से निर्माण कैसे, वो राष्ट्र निर्माण कैसे हो जाएगा, उसका निर्माण क्यों? तो बात यहां पर इस प्रकार से है कि जो देश इतने वर्षों से है उसका हमें निर्माण करने की, निर्माण का मतलब तो होता है बनाना, तो उनका बनाना क्यों पड़ रहा है हमें? क्योंकि इतने वर्षों में अंग्रेजों ने, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, पता नहीं कौन कौन हमारे देश में आए और हमारे देश को खोखला कर करके चले गए। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसकी बहुत बुरी आर्थिक स्थिति कर दी। जो एक राजनीतिक व्यवस्थाओं में दुनिया के लिए आदर्श बना करता था, उनकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की ध्वस्त कर दी। तो अब उसका क्या है, फिर से हमें निर्माण करना पड़ेगा। तो राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र का पूर्ण निर्माण हम लोग कर रहे हैं, फिर से हम हमारे राष्ट्र को बना रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद से अब देश की जो भी जिम्मेदारियां थी वो भारत के लोगों की थी। अब हम हमारी गलतियों के लिए अंग्रेजों को नहीं बोल सकते थे, देखो भाई अंग्रेज कर दिया। 1947 तक तो जो भी हुआ हम कह रहे थे अंग्रेजों ने कराया, पर 1947 के बाद जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी कि हां, भारत के लोगों ने किया है, इसकी जिम्मेदारी भारत के लोगों को उठानी होगी। तो अब ये जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हम इसे बना रहे हैं, तो इसमें कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा। उन्हीं चुनौतियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और यहां तक कि आने वाले अध्यायों में भी पढ़ेंगे। पर बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को मिल जाती है आजादी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत आजाद हो जाता है। तो 14 अगस्त 1947 की आजादी पाकिस्तान की मानी जाती है और 15 अगस्त 1947 भारत की मानी जाती है। यह भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो दर्दनाक विभाजन हुआ, वो विभाजन किस प्रकार से हुआ। जो 2 कौम के लोग जो भाई भाई बनकर के रहते थे, किस प्रकार से इस भाई भाई के बीच में अंग्रेजों ने किस प्रकार से फूट के बीज डाले, वो भी अपन लोग जानेंगे। और सच कहता हूं, जब आप विभाजन बंटवारे के बारे में जब आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो आपकी आंखों में आंसू होंगे, बहुत दुख आपको होगा कि इतना दर्दनाक विभाजन किस प्रकार से हुआ, बहुत दुखदायी होगा। तो 14-15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका था। पर इस आजादी के साथ जब भी आजादी आती है तो आजादी अकेली नहीं आती, आजादी लेकर के आती है कुछ जिम्मेदारियां। आजादी लेकर के आती है कुछ जिम्मेदारियां। अब तक, जब तक 1947 तक अंग्रेज हमारे देश में थे, हम उनके गुलाम थे। तो भारत में अच्छा हुआ तो वो अंग्रेजों के लिए कहा गया, बुरा हुआ तो वो अंग्रेजों के लिए कहा गया। पर अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, तो अब हमारे ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं, आजाद होने का मतलब ये नहीं कि बस हम फ्री है, अब हम पर जिम्मेदारियां भी क्या है, बहुत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आज आपके माता पिता आपको पूरी फ्रीडम दे, पूरी आजादी दे, जाओ बेटा आपको जैसे करना है वैसा करो, आपको घूमना फिरना, खाना पीना जो कुछ करना जाओ, आप कोचिंग पर से रात को 10 बजे तक आ रहे हैं, आप स्कूल में लेट आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आजादी दिया तो आप कुछ भी गलत करो।
उस आज़ादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिली। आपको कहीं देखो बेटा, कोई गलत काम मत करना, ठीक है, जिससे कि हमारा नाम खराब हो जाए, कि गलत राह पे मत चले जाना, दोस्तों के साथ किसी गलत शौक में मत पड़ जाना। ये जिम्मेदारियां भी कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, मैं आज़ाद हूं, पर मुझे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। तो उसी प्रकार से भारत अब आज़ाद हो चुका था, पर भारत के सामने बहुत जिम्मेदारियां थी। अब जिम्मेदारी से भारत को आगे बढ़ना था। और वो जितने भी आरोप ब्रिटिशर्स हम पे लगा करके गए कि भारत के लोग सभ्य नहीं है, भारत के लोग आगे नहीं बढ़ सकते, भारत के लोग आज़ादी की मांग बहुत जल्दी कर रहे हैं, इन सभी आरोपों को हमें झुटलाना था। हमें उन्हें दिखाना था कि आपने हमें बर्बाद कर दिया, अगर आप नहीं आते तो शायद भारत आज और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर होता, और आप लोगों के आने से पहले तो हम ऊंचाइयों पर थे। वो लोग अंग्रेज हमें कहते हैं कि भारत सभ्य नहीं है, उनको बताओ कि सभ्यता तो सबसे पहले हमने दी है। जब वो लोग पागलों की तरह घूम रहे थे, हमारे वाले बढ़िया मकान बना करके रह रहे थे, हड़प्पा सभ्यता की बात मैं कर रहा हूं, वो हमें सिखा करके गए। जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार सबसे आखिरी में दिया और हमारा संविधान बनते सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिलता है, वो लोग हमें सिखा करके गए कि किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करना है। तो ये सारे जो आरोप उन लोगों ने हम पर लगाए, उन आरोपों से अब ऊपर उठना था, अब हमें आगे बढ़ना था, अब हमें सामाजिक समानता, अब हमें आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता भी हमारे देश में स्थापित करनी थी। तो हमारे सामने जिम्मेदारियां बहुत सी थी। अब बात करते हैं कि चुनौतियां। तो चुनौतियां का मतलब यह होता है कि ऐसी समस्याएं जिनसे आप ओवरकम कर सकते हैं, जिनसे आप जीत करके ऊपर निकल सकते हैं। मतलब ये ऐसी समस्या जिनका समाधान है और समाधान करने के बाद आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे, पर वो चुनौतियां हैं, वो चैलेंजेस है। मैं जैसे आज आपको कह दूं 12th में बेटा 95 प्लस लेकर के आना है, ये आपको चैलेंज दे दिया है। आ तो सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं, पर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चैलेंज दिया है, 95 लाना है और ला करके ही दिखाना, सच में ला करके दिखाना है। ओके, तो हमें क्या है, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, पर वो आजादी कुछ जिम्मेदारियां लेकर के आई, और ये आजादी एक चीज और लेकर के आई जो कि सबसे दर्दनाक और भयानक थी, वो था विभाजन। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान, भारत आजाद हो जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। देखिए अब क्या होता है, जब 14-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, और आप सभी को पता है कि संविधान सभा हमारी 9 दिसंबर 1946 से काम कर रही है। ये आप कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में पढ़ करके आए होंगे, नहीं तो अपन संविधान पे इस अध्याय में, नहीं तो अध्याय 2 में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 9 दिसंबर 1946 से हमारी संविधान सभा काम कर रही है, और आजादी हमें कब मिली है, हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री संविधान सभा में जाकर के एक विशेष सत्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और उस सत्र को जो संबोधित करते हैं, जो उनका भाषण होता है, वो बहुत फेमस भाषण है जिसका नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या इंग्लिश में से कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण बहुत फेमस है, और इसी भाषण में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज की रात पूरी दुनिया सो रही है, पर भारत के लोग जग रहे हैं। इस रात का भारतवासियों ने काफी समय से इंतजार किया है, और अब भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकारों की नहीं है, एक एक भारतवासियों की है। सबको अपना योगदान देना होगा, और सबको इस भारत को मिलकर करके फिर से आगे ले जाना होगा। ये शब्द इस अपने भाषण में रखते हैं। ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। आम सहमति। देखिए अब क्या हुआ कि जब भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, जब मूवमेंट चल रहा था, 200 सालों तक ब्रिटिशर्स राज करते हैं। ओके, वैसे तो देखिए ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1600 में ही भारत आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, 1600 में आ जाते हैं। पर जब 1600 में आते हैं तो वो एक कंपनी के रूप में आते हैं, एक व्यापार करने के लिए आते हैं। परंतु हम उनका सही से जो यहाँ पर मानते हैं कि उन्होंने हमें गुलाम बना करके राज करना शुरू करा, वो 1757 से मानते हैं। क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और 1765 में वो संधि कर करके क्या है, कुछ दीवानी राइट्स ले लेते हैं, दीवानी अधिकार ले लेते हैं। दीवानी अधिकार का मतलब क्या है कि भाई यहां से टैक्स जो कलेक्ट करेंगे, यहां से जो कर कलेक्ट करेंगे, वो हम करेंगे। अब बताओ टैक्स कौन लेती है, सरकार लेती है, और सरकार का क्या काम है, देश को संभालना। तो मतलब कहीं ना कहीं अब वो व्यापार से क्या है, राजनीति में आ गए थे। वो कहीं ना कहीं अब हमें डोमिनेट करना शुरू कर रहे थे, हम पे राज करना शुरू कर रहे थे। तो हम 1757 से मानते हैं। तो 1757 से 1947 तक अगर आप काउंट करेंगे तो 190 साल आते हैं। पर फिर भी हम लोग राउंड फिगर में से क्या है, 200 साल ही मानते हैं कि 200 सालों तक क्या है, अंग्रेजों ने भारत पर राज करा। अब देखिए ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि अंग्रेजों ने देश का शोषण करा, अंग्रेजों ने देश पे जुल्म करा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु
भारत में काफी ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जो काफी समय से थी, जैसे कि जाति प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं के साथ भेदभाव, अत्याचार, और उसके बाद जब से ब्रिटिशर्स आए फिर गरीबी और भी अन्य समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा था। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के समय जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको दो चीजें महसूस हुई कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा ना, हमें ये दो काम तो करने। अब वो दो काम कौन से हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आम सहमति, मतलब इन दो कामों पर पूर्ण रूप से आम सहमति बन चुकी थी कि हाँ भाई, इन पे तो हमें काम करना ही करना है। कब? जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन। तो अब भारत आजाद हो चुका था। सबसे पहला, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, लोक का मतलब होता है लोग या जनता, आप लिख सकते हैं, और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। ये तंत्र वो वाला नहीं है, जादू तंत्र वाला, ठीक है ना, जादू टोना कर दो आप, वैसा वाला नहीं है। और तंत्र का मतलब है व्यवस्था। यहां पे लोकतंत्र क्या होगा? लोगों की व्यवस्था, लोगों का सिस्टम होगा। देखिए, सरकार भी दो तीन प्रकार की होती है। एक होता है राजतंत्र, जहां पे राजा की व्यवस्था हो, जहां पे क्या करता है, राजा रानी के हिसाब से राज चलता है। एक होता है तानाशाही वाला, जो आपने कक्षा 9 में हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, वैसे वो तानाशाही होते हैं। फिर आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो भी काम होता है वो जनता के हिसाब से होता है। तो इन लोगों ने ये सोच लिया था कि जब भी भारत आजाद होगा तो देश को कैसे चलाना है? लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाना है। ऐसी सरकार जो क्या हो, देश के लोगों द्वारा चुनी गई हो, देश के लोग उस सरकार को चुने और वही उस सरकार को दिशा निर्देश करे कि भाई आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। आज हम लोकतांत्रिक सरकार से ही देश चल रहा है। हम वोट डालते हैं, हम हमारी सरकार को चुनते हैं, और सरकार अगर गलत काम करती है तो हम लोग क्या करते हैं? आंदोलनों के जरिए सरकार को बताने की कोशिश करते हैं कि जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। हम हैं देश के सच्चे चलाने वाले या देश को आगे बढ़ाने वाले। तो सरकार पे हम समय समय पे प्रेशर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में है। तो देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाना चाहते थे। यह पहली आम सहमति थी। सभी इस बात को मान चुके थे कि जिस दिन भी भारत आजाद होगा तो देश कैसे चलेगा? लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा ही चलेगा। दूसरी बात थी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सबके भले के लिए काम करेगी का मतलब क्या है? गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। देखिए, मैंने क्या कहा कि भारत में काफी समय से सामाजिक कुरीतियां थी। जाति प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं के साथ भेदभाव, पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव, काफी समस्याओं का सामना भारत कर रहा था। तो अब यह समय आ चुका था कि जब आजाद भारत होगा उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम सबका भला करेंगे। सबका मतलब है सबका, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी लिंग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम सबका क्या करेंगे? भला करेंगे। और जो गरीब है और जो कमजोर रह गए, कमजोर का मतलब कौन है? जो महिला है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको हजारों सालों तक शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें पीछे रखा गया, तो उन गरीबों का और कमजोरों का हम क्या खास ख्याल रखा जाएगा। इन दो ऐसी बातें थी जिन पर आम सहमति बन चुकी थी। और यह आम सहमति कब बन चुकी थी? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। उस समय हमारे नेताओं ने महसूस करा कि यार, हम इतने समय तक गुलाम कैसे रह गए? जिस भारत का इतना गजब का इतिहास रहा हो, हम इतने समय तक गुलाम कैसे रह गए? तो फिर देखा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं हम खुद यूनाइट नहीं हो पा रहे, हम खुद यूनाइट नहीं हो पा रहे, हम खुद एक नहीं हो पा रहे। फिर सबको धीरे धीरे जोड़ने का काम किया गया और फिर यह आधार उस दिन बना दिया गया कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन से भारत में किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार होगी जो सबका ध्यान रखेगी और सबको क्या है? सबका भला करने के लिए ही बनेगी। नोट, देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। मैंने क्या कहा? ये सपने कब सजोए गए हैं? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, जब आजादी मिली नहीं, पर अब आजादी मिल चुकी है। अब इन सपनों को सच करने का, इन सपनों को पूरा करने का समय आ चुका था। अब जानते हैं तीन चुनौतियां। वो तीन चुनौतियां हैं क्या? देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अगर आप देखेंगे, वैसे भारत के सामने बहुत सी समस्याएं थी। मैंने क्या कहा? चुनौतियां क्या है? समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को समाधान है, मतलब आप उनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वैसे तो भारत के सामने क्या है कि बहुत सारी समस्याएं थी, कोई एक समस्या भारत के सामने नहीं थी। भारत को गरीबी को भी दूर करना था, भारत पे जो जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा था उसको भी दूर करना था, लिंग के आधार पे महिला पुरुष के बीच में भेदभाव हो रहा था उसको भी दूर करना था, भारत में जो भूखमरी, जो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी उसको भी दूर करना था, भारत को अपना आर्थिक विकास भी करना था। मतलब भारत के सामने समस्या एक नहीं, बहुत सी समस्याएं थी। पर मुख्यतः हम तीन चुनौतियों की चर्चा करते हैं। वो तीन चुनौतियां कौन सी है वो जानते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है एकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। सबसे पहली चुनौती एकता या यूनिटी की क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो भारत और पाकिस्तान दो देश बन चुके थे, भारत का बंटवारा हो चुका था। तो जो
लोग इतने समय से भाई भाई बनकर के साथ रह रहे थे, आज वो अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारी एकता में पहले फूट अंग्रेज डाल करके जा चुके थे, दो देश बना करके, भारत और पाकिस्तान। परंतु अब जितने भी बाकी रह गए उन सब में भी क्या एकता बनी रहे, यह आपको धीरे धीरे इस चैप्टर में समझ में आएगा। किस प्रकार से जब हम रजवाड़ों के विलय की बात करेंगे तब आपको एकता याद आएगी कि किस प्रकार से हम एकता का चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में विविधता बहुत है। अब विविधता क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। विविधता का मतलब इंग्लिश में होता है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटीज का मतलब है विकल्प होना, आपके पास चॉइस, आपके पास किसी भी चीज में होना, तो वो क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। अब हमारे देश में आप देखो भाषा के आधार पर विविधता है। आप दक्षिण में जाओगे वहां पे मलयालम, कन्नड़, तमिल अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, जब उत्तर पूर्वी इलाकों में जाओगे वहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग संस्कृति वाले लोग, कल्चर जो है अलग अलग है। कल्चर में क्या आता है, संस्कृति में क्या आता है कि भाई हमारा खाना पीना रहन सहन, आप साउथ में जाइए वहां का अलग है, आप उत्तर पूर्वी इलाके में जाइए वहां का अलग है, आप बिल्कुल नॉर्थ में जाइए वहां का अलग है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अलग अलग चीजों में हमारे पास क्या बहुत सारी विविधताएं थी। एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारे थे। तो इन सबको क्या है, एक रखना कि भाई कोई भी अलग अलग भाषा बोलने वाले हमसे ना रूठे, सब एक रहे। अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग ना रूठे, वो हमसे एक रहे। सबको एक रखना, ये एक चुनौती हमारे लिए थी। तो पहली चुनौती क्या थी, एकता, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। दूसरी चुनौती थी हमारे लिए लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि आम सहमति में से एक ये था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार को चलाना है। अब लोकतंत्र की स्थापना, ये दूसरी चुनौती थी। किस प्रकार से थी ये भी हम लोग जानेंगे। और फिर तीसरी चुनौती थी विकास, जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। यह आम सहमति में से दूसरा मुद्दा था विकास का, कि भाई सबका विकास और सबका हमें क्या करना है, भला करना है। तो तीन चुनौतियां थी, एकता, लोकतंत्र और विकास। अब इसको आप है ना कैसे याद रख सकते हैं कि नहीं तो आप भूल जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक तो बता करके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप लोगों ने एलोवेरा देखा होगा। एलोवेरा, उसे हिंदी में तो ग्वारपाठा कहा जाता है। ठीक है, एलोवेरा आता है और वो काफी मतलब यूज होता है, लोग काफी उसे खाते भी हैं, फेस पे भी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं। आप चाहे गूगल पर सर्च करिएगा एलोवेरा, वो ग्रीन ग्रीन कलर का आता है और अंदर का जो आता है वो बिल्कुल ऐसे जेली टाइप का आता है, तो वो काफी यूजफुल होता है। तो वो एलोवेरा, तो इस एलोवेरा से आप कैसे याद कर सकते हैं, ए से ये एकता आ जाएगा, ये लो से लोकतंत्र और वी से विकास आ जाएगा। और ये रा क्या है, आप रा को ऐसे छोड़ दीजिएगा, या आप इससे ऐसे ले सकते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो एलोवीरा क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ए से एकता, लो से लोकतंत्र और वी से विकास, तो एलोवीरा हो गया। तो तीन चुनौतियां ये हमारी हैं, एकता, लोकतंत्र और विकास। सबसे पहले चर्चा करेंगे एकता पे या यूनिटी पे। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक जैसे भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। तो सबसे पहली चुनौती हमारे पास यही थी कि हमारे पास जितनी भी विविधता हैं वो सब एक रहे, वो एक धागे में, एक बंधन में बंधी रहे, वो कभी टूट करके कभी हमसे अलग ना हो, उनको कभी किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या ना हो जो उनको दुख पहुंचाए या वो हमसे अलग होने की बात करे। तो ये सबसे पहली चुनौती हमारे लिए थी कि हम सभी भारतीय समाज, जितने भी समाज उन सभी को क्या है, इन विविधताओं को जगह दें, उन सबको एक लेकर के हम साथ आगे बढ़े। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में, संविधान के बारे में आप काफी कुछ क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं कि संविधान क्या होता है, जब संविधान की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि देश का जो सुप्रीम कानून है, जो सबसे ऊपर कानून है, वो देश का संविधान है। ठीक है, देश की जो सरकार चलती है वो संविधान के अनुसार चलती है, और देश में गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, एक कानून की किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं। मतलब इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चुनी जाएगी, कौन वोट डालेगा, कौन क्या करेगा, तो सारे काम उसमें बताया। अब इस संविधान में क्या है, आप संविधान को एक किताब मान करके चलते हैं। इस संविधान में सबसे पहले जो है वो है भाग, ये जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स। ओके, जैसे कि आपकी किताब है, अब उस किताब में आपके इंडेक्स पे सबसे पहले चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे चैप्टर्स है, तो वो हो गए भाग। उसके बाद उन चैप्टर्स में भी क्या होती है, कुछ हेडिंग्स होती है। जैसे मैंने बोला राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर है। अब चैप्टर में 3 चुनौतियां, फिर रजवाड़ों का विलय, विभाजन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर भाग में क्या आता है, अनुच्छेद, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल्स। ओके, तो
पार्ट्स हैं और फिर आर्टिकल्स हैं। टोटल जो पार्ट हैं वो 22 हैं, पर अगर आप इनकी गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे तो वो 25 होंगे, पर जो एंडिंग जो खत्म होगा वो 22 पे ही होगा। ये कैसा है? इसमें क्या हुआ है कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद काफी बार क्या है, संविधान में संशोधन करा गया। संशोधन का मतलब है बदलाव करा गया और उनके बीच में कुछ कुछ जोड़ा गया है। जैसे जोड़ा कैसे गया है? आर्टिकल मान लीजिए जैसे 14, फिर ए, फिर 16 बी, ऐसे कर दिया गया है, तो उनको हटाया नहीं, उसमें एडिशन कर दिया गया है। तो अब आप काउंट करते हैं तो क्या होता है? 14 फिर 14 ए, ये 2 हो गए अब यहाँ पे। ओके, तो ऐसे भाग इस प्रकार से आ जाते हैं। फिर अनुच्छेद जो टोटल है वो 395 है। अब वापस इसमें वही बात है कि आर्टिकल जो है 395 है, पर जब संशोधन हुआ तो ये बढ़ करके 448 तक आ चुके हैं, 450 के करीबन आ चुके हैं, पर जो काउंटिंग रहेगी वो आखिरी 395 तक ही रहेगी। इसमें भी फिर वापस वैसे ही 10 ए, 15 बी, इस प्रकार से ये करा गया। तो भाग 22 और अनुच्छेद, तो इसी प्रकार से क्या है, हमने बोला मौलिक अधिकार। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो पार्ट 3 में, भाग 3 में है। कहां से कहां? अनुच्छेद कौन से? आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें क्या आ जाते हैं? मौलिक अधिकार आ जाते हैं। मौलिक अधिकारों का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो उस देश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है और किसी भी कीमत पर देश की सरकार को वो अधिकार देश के लोगों को देने ही होंगे, वो उन्हें उपलब्ध कराने ही होंगे। तो भारत के संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार भी दिया है और हम सभी को मतदान का अधिकार भी दिया है। भारत का संविधान ने लागू होते ही पहले 21 साल की उम्र थी, फिर बाद में से 18 साल की उम्र कर दिया गया। 18 साल से जो भी जिसकी उम्र ज्यादा है, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई लिंग हो, कोई सा ही आर्थिक स्थिति हो, पर बस उसकी एक शर्त है कि वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या है? भारत में मतदान कर सकता है। पहले 21 साल था, फिर बाद में से घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो सभी को क्या है? मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। अब इस संसदीय शासन और ये जो प्रतिनिधित्व मूलक शासन है ये क्या है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। यहां पे जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है किसकी? मतदान की। अब जानते हैं संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। संसदीय शासन, देखिए हमारे देश में किसी भी देश में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक संसदीय शासन की, एक राष्ट्रपति अध्यक्ष शासन की व्यवस्था होती है। तो हमारे देश में संसदीय शासन की, संसदीय शासन में क्या होगा कि संसद सबसे सुप्रीम है। अब संसद क्या होता है? संसद देश की एक इलेक्टेड मेंबर्स की, निर्वाचित लोगों की एक समूह है, ग्रुप है। इस संसद में 3 आते हैं। सबसे पहले लोकसभा। इस लोकसभा में टोटल 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 निर्वाचित होते हैं जिन्हें चुना जाता है, और 2 जो हैं वो है एंग्लो इंडियंस। ये कौन होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और इनको लेकर के हमारे संविधान में भी क्या प्रावधान है वो भी आपको बताऊंगा। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल है 245 सदस्य, जिनमें से 233 होते हैं निर्वाचित और 12 को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं। और तीसरा इस संसद का जो भाग होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति साहब। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के क्या है? भारत की संसद बनती है, भारत का पार्लियामेंट बनता है। अब सबसे पहले लोकसभा, जिसमें 545 मेंबर है, 543 निर्वाचित होते हुए चुने हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पूरा देश है उसको क्या करा गया है? 543 भागों में बांट दिया गया है, और ये जो बांटा जाता है वो जनसंख्या के आधार पे। जैसे भाई एक क्षेत्र से यहाँ पे 10 लाख लोग रह रहे हैं तो ये एक एरिया बन गया, फिर ये दूसरा एरिया बन गया, और यहाँ से क्या होगा? एक एक बंदा सिलेक्ट होकर के आएगा। 543 जगहों से 543 लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे, वो बैठ जाएंगे। इन चुनावों में डायरेक्ट हम लोग वोट करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और हम चुन करके भेजते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया से कौन लोकसभा का मेंबर है, और जो लोकसभा का मेंबर होता है उसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, या हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो आपके एरिया का कौन से एरिया से कौन सांसद है वो आप मुझे बताइएगा। तो यहां से एक एक मेंबर चूज होकर के आ जाता है। ये 543। 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड करता है। ये एंग्लो इंडियन है कौन? जैसे कि हम लोगों ने देखा ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच हमारे देश में, ये सारे यूरोप से आए थे, तो ये यूरोपियन थे। तो इसलिए क्या है कि कोई भी यूरोपियन जो मेल था, ठीक है, वो भारत आया और उसने इंडियन फीमेल से, इंडियन लड़की से क्या कर ली? शादी कर ली। और जो शादी कर ली तो उनके जो बच्चे हैं वो क्या कहला रहे हैं? एंग्लो इंडियन कहला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लड़की भारतीय होनी चाहिए और लड़का यूरोपियन होना चाहिए जो यहां पर आए उस समय के दौर में, तो वो क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। पर आज के समय में इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 300 के करीबन, सिर्फ और सिर्फ 300 के करीबन पॉपुलेशन। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ
तो यहां पर राष्ट्रपति साहब ने इनको मनोनीत कर दिया, इनको भेज दिया। आज की लोकसभा में आपको 2 एंग्लो इंडियन देखने को मिलेंगे। पर 2019 के दिसंबर में आकर करके, चुनाव कब हुए थे? अप्रैल में, और 2019 के दिसंबर में आकर करके भारत की संसद ने इस प्रावधान को हटा दिया है। बोले अब से आगे से हम 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले 300 लोगों पर 2 जने, मतलब एक जना 150 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ओके, और यहां पे हम 10 लाख में से एक चुन करके आ रहा है, यहां पे 150 में से एक चुन करके आ रहा है। गलत बात है, बोले ये नहीं करेंगे। तो 2 सीटों के लेकर के क्या होगा ये हमें 2024 के चुनाव में पता चलेगा। पर अभी तक की जो व्यवस्था है वो 543 निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति साहब द्वारा। उसके बाद बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में जो सदस्य भेजे जाते हैं, जो हर राज्यों में क्या होती है? विधानसभाएं होती हैं, और जो विधानसभा में जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं उन्हें हम कहते हैं विधायक। तो विधायक क्या करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं। वो कैसे भेजते हैं एक उसका बिल्कुल अलग से अपन कभी सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताएंगे। और 12 को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये जो 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स किस चीज में है सर? ये देखिए, आर्ट, कला में, लिटरेचर, साहित्य में, सोशल सर्विसेज में, साइंस में, विज्ञान में, इन चीजों में, इन 4 जगहों में या 4 इन स्ट्रीम्स में अगर उन्होंने बहुत बड़ा अपना विशेष योगदान दिया हो तो उनको क्या करा जाता है? मनोनीत करा जाता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब बिठा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, इसको अपर हाउस बोला जाता है। ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है, ये बड़ा हाउस है, यहाँ पे बड़े लोग हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कि हाँ भाई हम एडवाइस कर सके। जो विशेषज्ञ होते हैं ना, ये वो लोग हैं। जिससे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर भी राष्ट्रपति साहब द्वारा मनोनीत करे गए। और अब भी जस्ट हाल ही में पीटी उषा जी को भी करा गया, जो एथलीट थी, उनको भी राष्ट्रपति साहब द्वारा यहाँ पर राज्यसभा में भेजा गया है 245 से। और राष्ट्रपति साहब अकेले होते हैं। इन सब से मिलकर के भारत की बनती है संसद। ओके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां हमारा संसदीय शासन तो समझ में आ गया, पर ये प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र भी समझ में आ गया, जनता की व्यवस्था। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पर आज ये 10 जने हैं, ये 10 जने हैं, और इन 10 जनों में से ये कहा जाए कि भाई ये बंदा आगे जाकर के हमारी बात करेगा। ओके, ये बंदा हमारे आगे जाकर के बात करेगा। तो ये जो बंदा है इन सबका क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सबको प्रतिनिधि कर रहा है। प्रतिनिधित्व इनका कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इनका कर रहा है। मतलब एक तरीके से लीडरशिप जो करने वाली बात है वो है। जैसे मान लीजिए बैडमिंटन का मैच है और आपकी स्कूल वाले ने आपको भेज दिया। अब वहां पर आपको ये नहीं बोला जाएगा अनुज गया है, कोई गया है, ये नाम नहीं, वहां पे ये बोला जाएगा इस स्कूल के बच्चे आज बैडमिंटन के मैच में उतर रहे हैं, एक तरफ ये स्कूल है, एक तरफ वो स्कूल है। तो वहां पर आप किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप स्कूल की तरफ से गए, आप स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि हम डायरेक्ट सरकार में रोल नहीं निभाते, हम डायरेक्ट कानून नहीं बनाते। हमने क्या कर रखा है? हमारे प्रतिनिधित्व चुन करके भेज दिए। जैसे यहाँ पे 543 था, अब यहाँ पे 10 लाख जो लोग थे उन्होंने वोट करा होगा, और उन्होंने एक इंसान जो चुन करके भेजा होगा वो यहाँ पे लोकसभा में आ जाएगा। और उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वो एक इंसान, वो सांसद कर रहा है। वो इनकी आवाज उठाएगा, इनकी समस्याएं बताएगा, और उनका समाधान यहाँ पे लोकसभा में लेकर के आएगा, संसद में, देश की संसद में लेकर के आएगा। तो ये क्या हो गया? संसदीय शासन है और प्रतिनिधित्व मूलक है। मतलब प्रतिनिधित्व भेजेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। डायरेक्ट जनता आकर के नहीं बैठेगी लोकसभा राज्यसभा में, प्रतिनिधित्व हम लोग भेजेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। तो संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, ये हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को भारत के संविधान ने अपनाया। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। देखिए, अब आपको अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था करनी है तो लोकतांत्रिक संविधान बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान दिशा निर्देश देने वाला एक किताब है। आपको बताता है कि देश में वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा सरकार ये कर रही है तो सही है, ये नहीं कर रही है तो गलत है, आप आवाज उठाओ। संविधान बहुत जरूरी, संविधान आधार है, और इसी संविधान को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। देश की आन बान शान, देश की जान कोई है तो वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो दुनिया में समानता के लिए आदर्श है। एक ऐसा संविधान है जो भारत को इन 70-75 साल आजादी के होने के आगे हैं, पर भारत को बिल्कुल एक स्थिर खंबे की तरह उसने खड़ा कर रखा है। आप नेपाल का संविधान आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 5 से 6 बार उसमें बदलाव हो चुका है, बदल ही दिया, नया संविधान बनाया। पर हमारे संविधान की ताकत है कि वो देश को युद्ध की स्थिति में भी और शांति की स्थिति दोनों में एक अच्छे से उनको गाइड करता है। तो भारत का संविधान, तो संविधान होना बहुत जरूरी है, संविधान होना बहुत जरूरी, पर इतना ही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं। जो संविधान में लिखा हुआ है ना, उसको मानना भी बहुत जरूरी है। उसको लोग माने, उसे एक्सेप्ट करें। और इस पे मुझे
जो 25 नवंबर 1949 जब आखिरी सेशन हो रहा था, तो उसमें भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का एक खतन मुझे याद आता है। और वो कहते हैं कि संविधान सभा ने पूरी दुनिया के जितने बेहतरीन संविधान है उनको पढ़ करके, उनको जांच परख कर करके और उनका इंडियनाइजेशन कर करके, भारतीयकरण कर करके, भाई अगर वहां पे ये बात है तो हमारे देश में किस प्रकार से हम उसे लागू कर सकते हैं, हमने उसे पूरा अच्छे बेहतरीन तरीके से हमने करा है। अब भारत के संविधान को अच्छा साबित करने की जो जिम्मेदारी है, वो जो इस संविधान को चलाएंगे उनकी जिम्मेदारी, जो देश को चलाएंगे, जो सरकारें चलाएंगे, जो देश की जनता है उनकी जिम्मेदारी। अगर चलाने वाले अच्छे हो गए तो चाहे हमारे संविधान में हमने जो बनाया उसमें चाहे कितनी कमियां हो, वो उससे अच्छा साबित कर देंगे। और हमने चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बनाया, पर चलाने वाले अगर गलत हो गए ना, तो वो इस संविधान को गलत साबित कर देंगे। तो सब कुछ जो है वो चलाने वालों पर है, इसको मानने वालों पर है। अब संविधान ने तो बोल दिया कि भाई लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, पर लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। और लोकतंत्र का मतलब क्या? जनता की व्यवस्था। और जब जब मैं चर्चा जनता की करता हूं, जनता का मतलब है समाज के अंतिम पायदान पर जो इंसान खड़ा है वो भी जनता है, वो भी जनता का हिस्सा है। उसके पास भी उतना ही शक्ति है, उतनी ही पावर है जितनी एक देश के सबसे बड़े इंसान के पास, सबसे अमीर इंसान के पास है। आपका वोट भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना उसका है। देश के राष्ट्रपति का वोट भी एक ही माना जाएगा और देश का जो मजदूर का बेटा है उसका वोट भी एक ही माना जाएगा। तो अब ये फिर समस्या कहां पर आ रही थी? समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आने चाहिए। तो जैसी बातें संविधान बोल रहा है वैसा व्यवहार हमें दिखना चाहिए, वैसा व्यवहार हमें दिखना चाहिए। तो सर पर प्रॉब्लम क्या आएगी? आप थोड़ा सा बताओ तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। लोकतांत्रिक संविधान का मतलब है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मतदान देना। मत का मतलब क्या होता है? आप अपना जो विचार होता है ना वो होता है, और दान मतलब उसे दान दे दिया। आप अपने विचार रखने की सी बात आ जाती है। तो पर यहां पर हम वोटिंग की बात करते हैं। अब वोटिंग, मतदान, यह हम अध्याय 2 में और भी अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। मतदान की जब बात करते हैं, देखिए मतदान भारत के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा था। कैसे चुनौती भरा था? पहली बात तो भारत में बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे वो बहुत कम थे। तो काफी बड़ी आबादी जो थी वो अशिक्षित थी, अनपढ़ थी। तो वो लोग कैसे वोट डालेंगे? वो कैसे अपनी सरकार चुनेंगे? उनको तो यही नहीं पता है कि भाई किस प्रकार से सरकार चुनी जाती है। तो क्या होगा? कैसे? सबसे पहला बात तो कि जो लोग शिक्षित हैं, क्या वो सिर्फ वोट डाल करके जो अशिक्षितों को वोट डालने के लिए इजाजत देंगे? और क्या अशिक्षित सही सरकार चुन पाएंगे? पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि भारत में जो अमीर वर्ग के लोग हैं, कल को अगर गरीबों को भी उतना ही बराबर का अधिकार दिया गया है तो क्या वो गरीबों को वोट डालने के लिए जाने देंगे? गरीबों को इतनी आजादी देंगे कि भाई तुम वोट डालो? देंगे? सोचने वाला सवाल है। जाति के आधार पर अगर हम देखें, ऊंची जाति के लोगों का दबदबा था, अपर कास्ट के लोगों का दबदबा था। क्या वो लोअर कास्ट के लोगों को मतदान करने के लिए उनको इजाजत देंगे? क्या वो कभी चाहेंगे कि वो लोग हमारे बराबर आकर के बैठे, हमारे बराबर वो सरकार को चुने? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी प्रकार के लिंग के आधार पर पुरुषों का दबदबा था, तो क्या वो महिलाओं को, लड़कियों को आगे आने देंगे, वो वोट डालने देंगे? ये सब इस प्रकार की आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक स्थितियों पर आप देख लीजिए, ये एक चुनौती थी कि हम इस प्रकार से चुनाव कराए कि सच में वो लोकतांत्रिक हो, उसमें सब पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति भी मतदान डाल करके अपनी सरकार चुन सके और गर्व से कह सके ये भारत की सरकार है, ये मेरी सरकार है, ये मेरी सरकार है। पर अब तो स्थितियां काफी सुधर चुकी है। पर अब लोग इसलिए नहीं जाते, अरे यार छुट्टी मिली आज की तो वोटिंग के लिए कौन डालेगा वोट, छोड़ना यार। नहीं, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप, बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तीसरी चुनौती है विकास या डेवलपमेंट। ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। अब हमें क्या है, एक ऐसा विकास करना है जिससे समूचे समाज में, पूरे समाज का भला होता हो, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, सभी वर्ग के लोगों का क्या हो, भला हो। ऐसा समाज हमें करना, किसी विशेष तबके का भला हमें नहीं करना। संविधान में अब इसके लिए क्या प्रावधान करेंगे? सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। तो सबके साथ क्या है? समानता का बर्ताव किया जाए, इक्वलिटी जो है वो सबके साथ हो। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में जैसे छुआछूत, अनटचेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अनटचेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जाति के आधार पे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन लोगों को मतलब किसी जगह पे छूने से भी उनको अछूत माना जाता, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, किसी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे। मतलब मैं इतना कहता हूँ कि एक तो भारत का विभाजन, एक अंग्रेजों द्वारा शोषण, और एक भारत में जो जाति प्रथा के अंतर्गत जो अत्याचार दलित जातियों ने सहे, वो सच में आंखों में आंसू लाने वाले हैं। जिसमें से विभाजन और ये जो जातीय पे अत्याचार है, सच में भारत में अपनी आंखों में आंसू लाने वाले हैं। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता जीवन में जो भारत
एक विश्व गुरु बना है, जो भारत सोने की चिड़िया था, जो भारत पूरी दुनिया के लिए आदर्श था, उनमें ये सामाजिक स्थितियां किस प्रकार से पनपी, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। इन बुक्स में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या क्या भेदभाव या क्या क्या अत्याचार सहे गए हैं लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा है, या विभाजन के समय में जब लोग एक दूसरी तरफ हुए तो बहुत है। तो छुआछूत की समस्या थी, महिलाओं को जाति के आधार पर इन पे क्या भेदभाव होता, तो अब क्या समानता का बर्ताव करने का आदेश संविधान दे चुका था। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। तो सामाजिक रूप से जो वंचित है, सामाजिक रूप से वंचित का मतलब कौन है, जैसे कि महिलाएं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो, और धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनकी अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, देखिए आप यहां पे देखिए, हम दो शब्द होते हैं, एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहु का मतलब बहुत सारे, तो बहु मतलब बहुत सारे, और संख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो वो बहुसंख्यक। और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। हम नहीं कहते उसकी अल्प आयु है, तो मतलब कम, तो जिनकी संख्या क्या हो, कम हो। तो जिनकी संख्या कम हो धार्मिक आधार पर, जैसे अब आज हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम्स है, जैन है, क्रिश्चियंस है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसीज है, ये सब क्या अल्पसंख्यक है। इनकी संख्या कम है, किन की तुलना में, हिंदुओं की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे तुलना होना बहुत जरूरी कि किसकी तुलना में आप बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और जैन ये आप करते हैं। अगर अब इनमें पूछा जाए इनमें अल्पसंख्यक कौन है, तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। पर यह बोला जाए कि हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक कौन है, तो ये तीनों के तीनों ही अल्पसंख्यक है, ये तीनों के तीनों ही अल्पसंख्यक है। पर वो कहा जाए फिर कि भाई हिंदुओं के और मुस्लिम्स को छोड़ो, उनके बाद अल्पसंख्यक कौन है, अब मुस्लिम से तुलना करके होता तो फिर मुस्लिम्स बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है, और सबसे कम जो है वो जैन है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर मुस्लिम्स और फिर हिंदू। तो तुलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, लोक कल्याण रणनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब देखिए संविधान ने एक और बहुत अच्छी चीज करी, जैसे अभी मैंने आपको बताया भाग 3 में मौलिक अधिकार डाले गए। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार थे जो जरूरी था कि देश के लोगों को दे, सरकार उनको उपलब्ध कराए। फिर भाग 4 में भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या करा, भाग 4 में डाला गया डीपीएसपी, या जिसे फुल फॉर्म इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में उसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का मतलब यहां पर है देश, देश के नीति निर्देशक। निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देने वाले, बताने वाले, ऐसा ऐसा करो ऐसा। और नीति क्या होती है, पॉलिसी, कि भाई देश में जो भी पॉलिसी बनेगी उनको डायरेक्शन करने वाले ये सिद्धांत है, ये ऐसा आधार है। तो भाग 4 में डीपीएस में डाला गया आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। मतलब मैं आपको आम भाषा में बताता हूं, इनमें वो बातें डाली गई कि भाई अगर सरकारें ये काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत बढ़िया है, देश और भी आगे बढ़ेगा अगर देश की सरकारें ये काम करती। परंतु अगर ये काम नहीं भी करती है तो कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाकर के इनके लिए नहीं कह सकता कि सरकार ने ये काम नहीं करे। पर मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो आप कोर्ट जा सकते हो, पर इनमें नहीं जा सकते, नहीं। पर क्यों, क्योंकि निर्देशन है ना भाई। मैं आज आपको बोल बेटा खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो, अब आप पढ़ो नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है यार। तो उसी प्रकार से संविधान ने तो बता दिया, देखो ये काम करो, जिससे क्या होगा, अगर ये काम करोगे तो लोक कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, जनता का भला होगा, और फिर देश आगे बढ़ेगा। और नहीं करो तो अब आपकी मर्जी। तो निर्देशन यहां पे दिया है। चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब चुनौती यह थी कि हम आर्थिक विकास के लिए और गरीबी को खात्मा करने के लिए हम क्या करें, सही बढ़िया नीतियां और जो पॉलिसीज है वो हम लोग बनाएं। ये हमारे लिए चुनौतियां थी। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन के बारे में, विस्थापन और पूर्णवास, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको ये कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का पहला लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, मजा आया या नहीं आया, आर्ट से लेकर के दुख तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, सभी बातें आप बताइएगा और कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत रुकने दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं, जो उनके भी काम आए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होती है, वो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस आधार है। तो उन तक भी आप लोग पहुंचाएं, और आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।